Good morning, students. Today we are going to discuss the second chapter of macroeconomics, that is basic concept of macroeconomics. In this, we will discuss some terminologies related to the national income, because in third chapter we are going to solve the numerical of national income, in which we all have to put some terminologies which you don't know about. So in this chapter we will discuss first the terminologies, and then after we will solve the numerical in next chapter. So before starting the chapter, let me remind you all again that all the written work of this book, you have to make another register or long notebook to make the notes of the chapter. So let's start. Basic concept of national income. Some basic concept of national income. तो जो नेशनल इनकम है बेटा, इस नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इनकम दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम और एक होती है नेशनल इनकम। तो देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होता है जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर कैलकुलेट किया जाता है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? सपोज ये इंडिया का सपोज, मतलब बहुत अच्छा नहीं है मगर देखो, तो जो भी ये हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री के अंदर अंदर जो भी ट्रेडिंग हो रही है, जो भी इनकम हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो भी इनकम हमें मिल रही है, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जो भी हमारा ट्रेडिंग चल रहा है इसके अंदर अंदर, उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड, बिकॉज ये क्या है? विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। अब इसके अलावा अगर हमने श्रीलंका से कोई ट्रेडिंग कर ली, हमने अगर नेपाल से कोई ट्रेडिंग कर दी, हमने चाइना से कोई ट्रेडिंग कर दी, हमने पाकिस्तान के साथ कर दिया, कुछ बांग्लादेश से कर दिया, या किसी भी आउटसाइडर किसी भी कंट्री के साथ कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड, जिससे आई हुई इनकम को हम कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है। तो क्योंकि हम इसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो उसमें सबसे पहले जो आता है बेटा, वो आता है आपका नॉर्मल रेजिडेंट। हु आर नॉर्मल रेजिडेंट? नॉर्मल रेजिडेंट किसे कहते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट, normal resident are the people who lives in a domestic territory for more than 1 year and whose economical transaction take place in a domestic territory. नॉर्मल रेजिडेंट कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो हमारी कंट्री में, मतलब एक जोग्राफिकल टेरिटरी, हमारी कंट्री की टेरिटरी के अंदर अंदर 1 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं और जिनका इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी ही कंट्री में होता हो, वो नॉर्मल रेजिडेंट है। और हमेशा एक चीज़ याद रखनी है बेटा कि जो भी नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है उसमें केवल नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू अर्न की हुई जो इनकम होती है वही कैलकुलेट होती है, उसके अलावा दूसरे की इनकम कैलकुलेट इसमें नहीं होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इनकम। तो टाइप्स ऑफ इनकम में क्या है? देखो, टाइप्स ऑफ इनकम में टाइप्स ऑफ इनकम, उसमें एक होती है बेटा आपका फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफरेबल इनकम। तो फैक्टर इनकम कौन सी होती है बेटा? फैक्टर इनकम आर दोज इनकम विच इज अर्न बाय द रेजिडेंट इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब वो इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू अर्न की हुई होती है, अर्न की गई है इन अ प्रोडक्टिव सर्विस। जब हम कोई चीज़ प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें जो हमें अर्निंग होती है, सपोज हमने कोई रेंट हमें कहीं से मिला है, प्रॉफिट कहीं से मिला है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर हमें उसका इंटरेस्ट मिला है, जो भी चीज़ मिली है, तो वो हो गया हमारा फैक्टर इनकम। तो हमेशा फैक्टर इनकम ही कैलकुलेट की जाती है नेशनल इनकम में। ट्रांसफरेबल इनकम कौन सी इनकम होती है? ट्रांसफरेबल इनकम आर द इनकम विच आर नॉट प्रोडक्टिव सर्विस, जिसको कि हम किसी प्रोडक्टिव सर्विस के थ्रू अर्न नहीं की
गई होती है, जो हम एज अ गिफ्ट, चैरिटी हो गई, और या फिर ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप के रूप में जो हमें मिलता है, मतलब जिनको हम अर्न नहीं करते हैं। तो जब अर्न नहीं करते हैं तो वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट भी नहीं होती है, ठीक है। जैसे फैक्टर इनकम के जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एटसेट्रा, ठीक है। इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन एटसेट्रा, ठीक है। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ गुड्स। तो टाइप्स ऑफ गुड्स में क्या क्या आता है, देखो टाइप्स ऑफ गुड्स में आपका आता है टाइप्स ऑफ गुड्स में आपका आएगा टाइप्स ऑफ गुड्स में आएगा बेटा आपका, एक आएगा आपका फाइनल गुड्स, और एक आएगा आपका इंटरमीडिएट गुड। तो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू कंज्यूम एंड विच हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। ये वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लिया होता है, मीन्स अब फर्दर इन पर कोई भी प्रोडक्शन नहीं होने वाला होता है, और दे आर रेडी टू कंज्यूम होते हैं, और जिनको आप डायरेक्टली अब कंज्यूम कर सकते हो, मतलब अब इन पर फर्दर कोई भी वैल्यू पुट नहीं की जाने वाली है, वो होता है फाइनल गुड्स। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड विच हैजन क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, जिन्होंने अभी तक प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है, यानी कि थोड़ी सी वैल्यू अभी उन पर और पुट होने वाली है, थोड़ा सा प्रोडक्शन उनके ऊपर और होने वाला है, और वो अभी रेडी टू कंज्यूम भी नहीं है। जैसे अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं मिल्क, अगर वो मिल्क किसी एक स्वीट शॉप के अंदर है तो इट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि अभी वो जो स्वीट शॉप वाला है वो उस दूध की मिठाई बनाएगा, मतलब प्रोडक्शन करेगा, फिर उस मिठाई को बेचेगा, है ना, तब जाके वो फाइनल गुड जो है एज अ स्वीट्स उसे बेचेगा। तो इसका मतलब जो दूध है वो क्या है? अभी इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर वहाँ पर उस दूध की उस टाइम कीमत 50 रुपीज़ है तो मिठाई बनके उसकी कीमत 200 रुपये होने वाली है, राइट। लेकिन वही दूध अगर हम खरीद के अपने घर में ले आते हैं तो इट इज़ फाइनल गुड्स, बिकॉज अब देयर इज नो प्रोडक्शन वुड बी टेक प्लेस ऑन दैट मिल्क, कि अब उस मिल्क पर कोई भी फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा, फर्दर वैल्यू पुटअप नहीं होगी, वो हम डायरेक्टली कंज्यूम करने वाले हैं, ठीक है। तो हमेशा फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है वही नेशनल इनकम में कैलकुलेट होती है। जो आपका इंटरमीडिएट गुड होता है उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होती है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। उसके बाद आता है आपका कंजप्शन गुड एंड कैपिटल गुड। उसके बाद आता है आपका कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। तो कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं बेटा? कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड विच कंज्यूमर कंज्यूम्स, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, चाहे वो आपका चाहे वो लेज है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है, चाहे वो फूड ग्रेन्स है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, जो भी चीज़ है ना, जो भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं दे आर कंजप्शन गुड, है ना, चाहे वो गुड्स एंड सर्विस कुछ भी हो सकती है। लेकिन आपका जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो कौन से गुड्स होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो आपके प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी मशीनरीज हो गई या फिर और भी कुछ चीज़ें हो गई जो आपको एज अ पूंजी जिनको हम कहते हैं वो होते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब आता है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज द नॉर्मल wear and tear। सॉरी, द नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑन एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर होता है वो होता है आपका डेप्रिसिएशन। कि कुछ चीज़ को अगर हम बहुत दिनों से यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे डेप्रिशिएट होती चली जाती है,
बिकॉज उस जैसे सिंपल सी बात है ना, हम कोई टीवी लाते हैं तो आज वो टीवी जितना अच्छा उसके अंदर के पार्ट काम कर रहे होंगे, आज से 10 साल बाद वो काम नहीं करेंगे उतने अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, उन पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो वही डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है कि जब भी हम किसी चीज़ की ग्रॉस वैल्यू देखते हैं, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। डेप्रिसिएशन इट मीन्स ग्रॉस। और अगर हम बात करते हैं एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट मीन्स इसमें जो आपका डेप्रिसिएशन होता है वो नहीं होता है। तो जब भी किसी चीज़ की ग्रॉस वैल्यू होती है, इट मीन्स डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व इन इट, और किसी चीज़ की नेट वैल्यू होती है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम इट। ओके, उसके अलावा देयर इज वन कॉन्सेप्ट ऑल्सो दैट इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब भी हम कंट्री से बाहर से कोई भी इनकम लेकर आते हैं, दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। So it's all about this chapter, and from tomorrow onwards, tomorrow we will send some notes related to the chapter, and day after tomorrow we will discuss the numerical related to the national income. Till then, you revise these terminologies and try to learn it. Take care.